तो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विदम ट्यूटोरियल्स, जहां पे हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरीज अपना 100% देंगे, जिसके अंदर हम आपको करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 12। तो आपके बोर्ड एग्जाम सिर पे हैं, 22 तारीख को बीएसटी का पेपर है। बीएसटी के सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पूरी सीरीज का। आज हम करने वाले हैं इंडियन इको के 4 चैप्टर्स, चैप्टर 4, 5, 6 और 7 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन चारों चैप्टर्स को मिला के हमारे पास करीब 20 नंबर की वेटेज बनती है, यानी कि 50% ऑफ जो सिलेबस है हमारे इंडियन इको का वो इन 4 चैप्टर्स में है। 50% ऑफ वेटेज इन 4 चैप्टर्स में हमारे पास है इंडियन इको की, ठीक है। तो करीब देखा जाए 4 से 5 एमसीक्यूज आते हैं, एक 4 नंबर का क्वेश्चन, एक 6 नंबर का क्वेश्चन और 2 से 3 कई बार हमें 3 नंबर के क्वेश्चन भी इनमें से देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इनमें से जो हमारे लिए रहने वाला है वो है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 7 में से हमें ज्यादातर एक 3 मार्कर आता है, पिक्चर बेस्ड आता है। चैप्टर नंबर 6 में से सबसे ज्यादा हमें ओवरऑल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल हम इन्हीं चारों के चारों चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सेट, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्लस ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की हम कोशिश करेंगे अपनी आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को एमसीक्यूज के साथ। सबसे पहले सेट का पहला एमसीक्यू मेरे पास आता है, जिसमें मैं बोला है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट कंपोनेंट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम किस में था? हमारे चैप्टर में था, जो हमारा रूरल बैंकिंग वाला चैप्टर था, रूरल एरियाज वाला जो हमारा चैप्टर था, उसमें हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की भी बात करते थे कि रूरल एरिया में हम कैसे कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इंप्रूवमेंट के लिए हमारे पास एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का भी कॉन्सेप्ट उसमें आता था, जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि हम जो अपने किसान लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, जो रूरल एरिया के लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए हमें एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। यानी कि फार्मर्स जो हैं, फार्मर्स तो अपनी फसल उगा लेते हैं, लेकिन उस फसल को, उन क्रॉप्स को बाजार तक पहुंचाना पड़ेगा। उनको जो है बाजार में सेलर्स तक, होलसेलर्स तक, रिटेलर्स तक पहुंचाना पड़ेगा, ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी मदद हो सके, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो इंप्रूव हो सके। तो इसके लिए मार्केटिंग के बारे में पढ़ते थे। अब मार्केटिंग वही सेम चीज है जो हम अपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते थे कि मार्केटिंग का क्या मतलब है। हम जब प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन के बाद जो भी सामान हमने बनाया, उस सामान की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, स्टोरेज करना, वेयर हाउस में रखना, असेंबलिंग करना, उसकी प्राइसिंग करना, प्रमोशन करना, वो सारी चीजें मार्केटिंग में आती हैं। बट आफ्टर द प्रोडक्शन इज डन, जब प्रोडक्शन हो जाएगी, प्रोडक्शन के बाद के सारे जो स्टेप्स हैं वो मार्केटिंग में आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से सिर्फ एक ऑप्शन में हमें प्रोडक्शन दिया हुआ है। और मैंने क्या बोला, जब भी मार्केटिंग की बात होगी तो प्रोडक्शन के बाद वाली सीरीज की बात होगी, प्रोडक्शन के बाद वाली चीजों की बात होगी। तो ये इनकरेक्ट सीरीज है। हमारे पास असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, ये सारी चीजें जो है मार्केटिंग में आती हैं। मार्केटिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन के बाद, एक बार प्रोडक्शन हो गई उसके बाद जो कुछ काम है वो सारा कुछ मार्केटिंग में आता है, कि कैसे हम सामान को प्रोडक्शन से, फैक्ट्री से लेके कस्टमर के घर तक पहुंचा सकते हैं। उसके बीच में जो भी कुछ करना पड़े वो सब मार्केटिंग में आता है, पर प्रोडक्शन मार्केटिंग में नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन दिया हुआ है और वही हमारा आंसर भी है। चलो अगला फिर से क्वेश्चन मेरे पास एग्रीकल्चरल मार्केट पे आता है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, रेगुलेटेड एग्रीकल्चर मार्केट। देखो जब भी वर्ड आता है रेगुलेटेड, रेगुलेटेड का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया हुआ है, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस लगा करके अपना जो है इसमें रूल्स बनाए हुए हैं। गवर्नमेंट ने इसमें बताया है कि हम इस मार्केट को चलाएंगे, हम इस चीज को चलाएंगे, हमारे अकॉर्डिंग ये चीज चलेगी। गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर रही है, गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है। ये होता है रेगुलेशन का मतलब, कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स, कुछ लिमिटेशंस या कुछ भी चीज उसमें लगा रखी है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या रेगुलेशन लगा रखी है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अकॉर्डिंग, उनमें से कौन सी इनकरेक्ट है वो हमें बताना है, ठीक है। टू मेक द मार्केटिंग सिस्टम एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फॉर द फार्मर्स टू गेट द बेस्ट प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली सरकार भी तो यही चाहेगी ना कि फार्मर्स को उनके प्रोडक्ट का प्राइस सबसे अच्छा मिले। तो ये तो करेक्ट है, इसमें कुछ गलत नहीं है। टू डिस्करेज द इंप्रूवमेंट ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब खुद सोचो, क्या सरकार ऐसा चाहेगी? सरकार क्यों डिस्करेज करेगी कि मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट ना हो? सरकार ऐसा क्यों चाहेगी? तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, इसीलिए ये हमारा आंसर में आएगा। टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, तो ऑब्वियसली सरकार भी यही चाहेगी कि हमारे फार्मर्स जो एक्सप्लॉयट ना हो बाय द होलसेलर्स, ठीक है। तो ये भी सही चीज है। टू डिस्करेज द फार्मर्स फ्रॉम इंप्रूविंग क्वालिटी, सरकार क्यों चाहेगी, सरकार क्यों चाहेगी कि फार्मर्स क्वालिटी इंप्रूव ना करें? ऐसा हो सकता है क्या सरकार बोले कि नहीं नहीं तुम क्वालिटी इंप्रूव मत करो? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये भी गलत है, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट,
ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4, कि सरकार ऐसा नहीं चाहती कि वो फार्मर्स को क्वालिटी ना इंप्रूव करने दे या मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव ना होने दे, उल्टा सरकार तो चाहती है कि ये भी इंप्रूव हो, ये भी इंप्रूव हो, फार्मर्स एक्सप्लॉइट ना हो और फार्मर्स को बेस्ट प्राइस मिले। तो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट वांट्स। तो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 इनकरेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन डी। चलो, एज पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जहां पर जो लोग काम करना चाहते हैं पर उनको काम मिल नहीं रहा। लोग, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे जिन लोगों को काम मिल नहीं रहा वो लोग काम नहीं कर रहे पर वो काम करना चाहते हैं, वो लगातार काम ढूंढ रहे हैं और वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, एग्जिस्टिंग कंडीशंस के अंडर काम करने को तैयार हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन जहां पे लोग तैयार हैं कि हम एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करेंगे और लोग काम ढूंढ रहे हैं पर फिर भी काम की कमी की वजह से लोगों को काम नहीं मिल रहा, इस सिचुएशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बोलते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है, ठीक है। अगर लोग काम ढूंढ ही नहीं रहे तो हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे, पर अगर लोग काम ढूंढ रहे हैं, काम करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे करना चाहते हैं पर फिर भी उनको नहीं मिल रहा, तो हम बोलेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन यहाँ पर है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? छुपी हुई, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड मतलब छुपी हुई, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके अंडर क्या होता है कि लोग जो है, फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग सेक्टर में 10 लोग काम कर रहे हैं पर 10 लोगों की जरूरत ही नहीं है, जरूरत सिर्फ 6 लोगों की है, तो 4 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। उन 4 लोगों के लगने की वजह से कुछ भी एक्स्ट्रा आउटपुट नहीं निकल रहा, कुछ भी एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट नहीं हो रही काम में। बस वो 4 लोग इसलिए एग्रीकल्चर में अपनी फैमिली फार्म पे काम कर रहे हैं क्योंकि उनको कहीं और नौकरी नहीं मिल रही, तो वो सोचते हैं कहीं और नौकरी करने से अच्छा है अपने ही फार्म पे काम कर लो। लेकिन उनको ये कौन समझाए कि तुम्हारे यहाँ पे काम करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ना भी करो काम तो भी काम हो जाएगा। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होती है? जब जरूरत से ज्यादा लोग सेम जगह पे काम कर रहे हैं और एक्स्ट्रा लोगों की वजह से कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, उसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया जैसी कंट्री में, ये भी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, हमारे पास जो है 3 नंबर का क्वेश्चन है। इन इंडिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज स्ट्रेस्ड लॉट ऑन इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स। जो टीचर्स काम कर रहे हैं उन टीचर्स के ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कौन सा सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की यहाँ पे बात हो रही है? तो देखो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा क्लियरली क्वेश्चन ने ही बताया हुआ है कि ट्रेनिंग देनी है, तो इससे ज्यादा क्लियरली और क्वेश्चन क्या बोले? क्वेश्चन ने खुद आंसर ही बता रखा है कि ऑन इन सर्विस। इन सर्विस मतलब ऐसे टीचर जो अभी नौकरी कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग करवानी है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी ऑन द जॉब ट्रेनिंग की यहाँ पे बात हो रही है। तो हमारा कौन सा सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की यहाँ पे बात हो रही है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात हो रही है। ना तो माइग्रेशन की बात हो रही है, ना हेल्थ की, ना एजुकेशन की। वर्ड अपने आप से आ गया है ट्रेनिंग, तो इसका मतलब ट्रेनिंग की ही, ऑन द जॉब ट्रेनिंग की यहाँ पे बात हो रही है। इलैबोरेट द लाइकली इंपैक्ट्स ऑफ दिस सोर्स ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब इससे इंडिया की डेवलपमेंट कैसे होगी, हमारे देश की डेवलपमेंट कैसे होगी अगर हम अपने देश के एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग करवाते हैं? तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, इससे क्या होगा? एम्प्लॉइज की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। हम बोल सकते हैं एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो फिर इससे क्या होगा? जल्दी और आसान तरीके से कम कॉस्ट में काम होने लग जाएगा, कम एम्प्लॉइज से ज्यादा काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इससे क्या होगा? ज्यादा हमारी जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, क्योंकि जो ट्रेन्ड एम्प्लॉइज हैं वो क्या करेंगे? अच्छे से काम करेंगे, कम टाइम में ज्यादा सामान बना पाएंगे, तो वो ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे हमारे देश की जीडीपी में। तो इससे क्या होगा? हमारे देश की जो जीडीपी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, अब वो एम्प्लॉइज एक हायर सैलरी डिमांड कर सकते हैं। हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, अब वो एम्प्लॉइज एक हायर सैलरी डिमांड कर सकते हैं, विच इज वाई हमारे देश की जो नेशनल इनकम है वो बढ़ सकती है। क्योंकि अब जो भी ट्रेन्ड एम्प्लॉय है वो उसको काम करना आता है, तो वो ऑब्वियसली पहले जितनी लोअर सैलरी पे काम नहीं करेगा, तो वो हायर सैलरी डिमांड कर सकते हैं। इससे आउटसोर्सिंग का फायदा भी हमें हो सकता है कि बाहर के देशों के लोग जो हैं वो हमारे देश में आकर के, बाहर के देशों की जो कंपनियां हैं, फॉरेन कंपनीज हमारे देश के एम्प्लॉइज से काम करवा सकती हैं अगर हम अपने एम्प्लॉइज को अच्छे से ट्रेन करेंगे। तो
तो फॉरेन के स्कूल्स के बच्चे वो हमारे कंट्री के टीचर्स के पास आके पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। तो आउटसोर्सिंग की फैसिलिटी इससे हमें मिलेगी, आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगेन हमारे देश में जो है इनकम बढ़ेगी, हमारे देश में जो क्या है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो ऐसे देखो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि ये कुछ हो गया ऐसा, तो उसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। तो तुम्हें आई विल सजेस्ट 2-3 चीजें जो तुम हमेशा लिख के आ सकते हो, दैट इज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मोस्ट ऑफ द जगह पे ये आंसर फिट होगा। हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, लोगों की एफिशिएंसी बढ़ेगी काम करने की, तो वो ज्यादा काम करेंगे, लोग ज्यादा हायर सैलरी डिमांड कर पाएंगे, और हमारा इंडिया एक अट्रैक्टिव आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बनेगा अगर हम अपने ह्यूमन कैपिटल्स को अच्छे से जो है इंप्रूव करेंगे, ट्रेन करेंगे, एजुकेट करेंगे, हेल्थ पे फोकस उनकी करेंगे। तो आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बनेगा जिसकी वजह से हमारी नेशनल इनकम, जिसकी वजह से हमारे देश की जो है नेशनल इनकम वो बढ़ेगी। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप जो है पॉइंट के फॉर्म में लिख के आ सकते हो, जो कि बच्चे नहीं लिखते। देखो यहाँ पे सीधे सीधे 2 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, तो मैं आराम से 2 पॉइंट मैं अच्छे से बना के आऊंगी। पहला लिखूंगी कि इसकी वजह से जीडीपी बढ़ेगी या नेशनल इनकम बढ़ेगी, दूसरी चीज इसकी वजह से इंडिया एक अट्रैक्टिव आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बनेगा जिसकी वजह से अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी मेरे देश की। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोला है तो ऑब्वियसली जीडीपी की, पैसे से रिलेटेड बात करी गई है, तो मैं वही बता के आऊंगी कि मेरे देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन होगी, बाहर से पैसा अंदर आएगा, ठीक है, हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाएंगे, ये सारी चीजें, ठीक है, सिंपल चीज। चलो ओके, अगला हमारे पास आता है 4 नंबर का क्वेश्चन। तो क्या बोला गया है, ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। इन द रिसेंट पास्ट गवर्नमेंट हैज टेकन क्रूशियल स्टेप्स लाइक जन धन योजना फॉर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो ये बात बिल्कुल सच है। हमारे देश की सरकार ने रिसेंटली क्या किया है, जन धन योजना लेकर आई है हमारे देश की सरकार, ताकि एफिशिएंट एलोकेशन हो सके फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। यानी कि इसके अंडर सरकार क्या करना चाहती है कि जो भी गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उन गरीब लोगों को डायरेक्टली उन जनों को धन देना चाहती है हमारे देश की सरकार, ठीक है। डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट्स में पैसा डालना चाहती है गवर्नमेंट। चाहती है कि जो गरीब लोग हैं, हम डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों को टारगेट करें, और सिर्फ जो गरीब लोग हैं उन्हीं को पैसा दें, उन्हीं को सब्सिडीज दें, उन्हीं को अपलिफ्ट करने के बारे में हम सोचें। तो जनधन योजना की वजह से क्या होगा, एफिशिएंट एलोकेशन, यानी कि जहां पे सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है, हम वहां पे जो है अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करें। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देखो फाइनेंशियल रिसोर्स का क्या मतलब है, बेसिकली पैसा, ठीक है। और वही बात यहाँ पे हो रही है, धन मतलब पैसा, पैसा मतलब फाइनेंस, ठीक है। तो क्या बात हो रही है कि हमारा जो फाइनेंशियल रिसोर्स, हमारा जो मनी है, वो एफिशिएंट एलोकेशन होगा अगर गवर्नमेंट ऐसी योजना लेकर आएगी। इस योजना के अंडर गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो हमारे देश के गरीब लोग हैं उनको डायरेक्टली जो है उनके बैंक अकाउंट में पैसा देना चाहती है। इससे क्या होगा, जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, पुअर एग्रीकल्चर में है या फिर रूरल एरियाज में है या फिर स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, उनको डायरेक्टली पैसा मिलेगा। वो उस पैसे का यूज करके अपना बिजनेस करेंगे, फार्मिंग करेंगे, इन्वेस्टिंग करेंगे, और वो भी अपलिफ्ट हो पाएंगे। अमीर और गरीब का भेदभाव इससे कम हो पाएगा, इक्वालिटी आ पाएगी, ठीक है। चलो अगली चीज आती है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज एन इंडिकेटर यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन अ नेशन। तो ये बात भी बिल्कुल सच है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं एक देश में, वर्कर मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं एक्चुअली एक देश में, डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। या फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हो जितने भी एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड लोग हैं, यानी कि टोटल पॉपुलेशन वो मेरी बन जाएगी उससे, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि अगर मैं कहती हूँ मेरे घर में टोटल 10 लोग हैं, ठीक है, मैं कहती हूँ मेरे घर में टोटल 10 लोग हैं, 10 में से अगर 5 लोग काम कर रहे हैं, तो मेरे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है 1/2, कि पूरे घर में आधे लोग काम कर रहे हैं और जो बाकी आधे लोग हैं वो उन पहले वाले आधे लोगों पे डिपेंडेंट है, समझ रहे हो। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मुझे क्या बताती है, इट इज कैलकुलेटेड एज द डिवीजन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री। इससे मुझे पता चलता है कि किसी भी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में कितने % लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं। कि जैसे अगर मैं बोलती हूँ मेरे घर में 10 लोग हैं और 5 काम कर रहे हैं, तो आधे लोग काम कर रहे हैं और बाकी के आधे लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब अगर मेरी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बहुत बुरी है, कि मैं कहती हूँ सिर्फ 10% लोग काम कर रहे, तो वो बहुत बुरी है कि वो 10% लोग काम कर रहे हैं और बाकी के 90% देश के लोग उन 10% लोगों पे डिपेंडेंट है कि वो काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, घर चलाएंगे और हमें खाना खिलाएंगे। तो ये बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हमें क्या बताती है, यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन अ नेशन, कि किसी भी देश के टोटल पॉपुलेशन में से कितना एम्प्लॉयमेंट किसी भी देश में है।
चलो अगला और में इसके पास हमारे पास क्वेश्चन आता है, इलैबोरेट द नीड टू प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया इन 3 मार्क्स। ठीक है, अब देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे 3 नंबर में एक पैराग्राफ बना के आ जाएंगे, पैराग्राफ में जो भी उनका दिल है वो लिख के आ जाएंगे, बट ये बिल्कुल भी अच्छी जो है प्रेजेंटेशन नहीं है। टीचर इसमें हाई चांसेस है कि आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स नहीं देंगे। इससे अच्छा है, इससे बहुत अच्छी चीज है कि आप आराम से 3 नंबर का क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स बना के आओ। क्या 3 पॉइंट्स आप इसमें बना सकते हो? चलो तो देखो सबसे पहली चीज जो आप इसमें लिख सकते हो, सबसे पहले तो आप हेडिंग लिखोगे दैट आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट देयर इज अ नीड टू प्रमोट द वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, तो पहला रीजन आप इसमें लिख सकते हो कि इकोनॉमिक रीजंस है हमारे पास, कि इकोनॉमी में जो है बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। देखो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर जो पॉपुलेशन है वो वुमेन है। ठीक है, इंडिया में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर जो पॉपुलेशन है वो वुमेन है, और अगर ऑलमोस्ट हाफ हमारी जो पॉपुलेशन है वो पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो हमारे देश का उद्धार कैसे होगा, हमारे देश की इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेगी? तो आप सिंपली बता सकते हो कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज वुमेन। अगर वुमेन एजुकेट होगी तो क्या होगा, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर पाएगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इससे क्या होगा, जो वुमेन है वो जॉब्स ले सकती है, वुमेन काम कर सकती है, इससे जो है एम्प्लॉयमेंट हमारे देश की बढ़ती है, हमारे देश में जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, ऑब्वियसली इससे हमारा जो है लिटरेसी रेट बढ़ेगा, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, स्किल्स बढ़ेंगे, लोगों के जॉब्स बढ़ेंगे, जीडीपी बढ़ेगी। अगेन हमारे देश में जो है आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन हमारा देश अच्छी बन सकता है। ठीक है, तो अगर वुमेन काम करती है तो बहुत अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट जो है इकोनॉमिक सेंस में हमारे देश के ऊपर होगा, जीडीपी पे, एम्प्लॉयमेंट पे, जॉब्स पे, स्किल्स पे, इन सभी चीजों पे। दूसरी चीज आप इसमें लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट आप इसमें बता सकते हो कि बहुत अच्छा सोशल इंपैक्ट भी इससे हमारे देश में होगा। कैसे? क्योंकि ऑब्वियसली इससे, इसकी वजह से क्या होगा, हमारे देश में बहुत अच्छी जेंडर इक्वालिटी आ जाएगी, जो कि हमारे देश में पुराने टाइम में नहीं थी। तो जेंडर इक्वालिटी इससे हमारे देश में आएगी। इससे क्या होगा, जो फैमिलीज हैं, फैमिलीज जो है पहले से बेटर होंगी, पहले से इंप्रूव्ड होंगी। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि वुमेन पढ़ी लिखी नहीं होती थी तो उनको दबाया जाता था, उनसे उनकी आवाज को दबाया जाता था, उनका कोई सुनता नहीं था। अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो भी अपनी फैमिली में जो अपनी आवाज उठा पाएंगे। तो अब जो फैमिलीज है वो पहले से ज्यादा इंप्रूव हो पाएंगे, और जो बच्चे हैं वो भी अब पहले से ज्यादा और इंप्रूव हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब उनके दोनों के दोनों पेरेंट्स, मदर एज वेल एज द फादर, बोथ ऑफ द पेरेंट्स विल बी नाउ एजुकेटेड। तो जो बच्चे हैं वो भी अब बहुत ज्यादा पहले से इंप्रूव हो पाएंगे। ठीक है, इससे क्या है, हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल भी हो सकती है, क्योंकि जब वुमेन जो है पढ़ेंगी लिखेंगी तो उससे क्या होगा, उनको पता है कि हम जो है चाइल्ड मैरिज हमें नहीं करनी है, हमें पढ़ाई करनी है, चाइल्ड मैरिज उसकी वजह से स्टॉप होगी। ठीक है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, उसकी वजह से हमारा बहुत ज्यादा फर्टिलिटी रेट नहीं होगा, जेंडर इक्वालिटी होगी, फैमिलीज जो है वो हेल्दी होंगी, हैप्पियर होंगी, चाइल्ड जो है वो इंप्रूव्ड होंगे, बच्चे जो है अगर मदर जो है एजुकेटेड है तो आगे जो डॉटर होगी वो भी एजुकेटेड होगी। अगर मदर अनएजुकेटेड है तो देयर आर हाई चांसेस कि डॉटर है उसको भी नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो फैमिलीज इंप्रूव होंगी, बच्चे इंप्रूव होंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, चाइल्ड मैरिज रुकेगी, जेंडर इक्वालिटी आएगी, इकोनॉमिकली भी हमारा देश जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो आप ऐसी बहुत सारे रीजन जो है, इनमें से किसी भी चीज का पॉइंट आप बना के बता सकते हो कि सोशल इंपैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमिक इंपैक्ट हमारे देश पे पड़ेगा, एंड ओवरऑल हमारे देश का जो वेलफेयर है वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। देखो क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली कोई एक चीज नहीं बोली कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से, ट्रेनिंग से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, यहाँ पे नहीं बोला कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी या सोशल ग्रोथ होगी या क्या होगा, ओवरऑल बोला जनरल कि इंडिया पे क्या असर होगा, कैसे इंप्रूव होगा। तो आप इनमें से कोई भी पॉइंट उठा के लिख सकते हो कि इंडिया में इनमें से ये सारे पॉइंट्स होंगे, या तो 2-3 हेडिंग्स बना दो, इकोनॉमिक बना दो, सोशल बना दो, या फिर इनमें से सब हेडिंग्स बना दो, इंप्रूवमेंट इन जीडीपी, मोर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बेटर एजुकेशन, बेटर लिटरेसी रेट। ठीक है, ये सारी चीजें आप बना सकते हो। चलो, मेंशन एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटीज इन द नॉन एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो देखो हमने क्या बोला है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है ना उसमें काफी प्रॉब्लम्स है। कैसे? एग्रीकल्चर सीजनल है। ठीक है, कुछ सीजन जो है वहां पे काम होता है, काफी टाइम पे काम नहीं होता है, उस टाइम पे फार्मर्स बिल्कुल फ्री होते हैं, उनके पास इनकम नहीं होती। ठीक है, एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर में मार्केटिंग सिस्टम थोड़ा हमारा अच्छा नहीं है, एग्रीकल्चर में काफी सारी प्रॉब्लम्स है। एंड एग्रीकल्चर में मेनली डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है कि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर में इतने लोगों की जरूरत ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट लानी चाहिए, या तो हम डाइवर्सिफिकेशन कर दें। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर दें, नॉन एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में चले जाएं। ठीक है, या फिर जो हमारा क्रॉप पैटर्न है, क्रॉपिंग पैटर्न है, हम उसको चेंज करें। तो या तो हम क्या करें, नॉन एग्रो इंडस्ट्रीज में जाएं, एग्रीकल्चर को छोड़ के कुछ और इंडस्ट्रीज में जाएं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, टूरिज्म की इंडस्ट्री में जा सकते हैं, जो भी हमारे रूरल एरिया के लोग हैं वो फिशिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं,
ठीक है, जितने भी हमारे रूरल एरिया के लोग हैं वो डेयरी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, वो एनिमल हस्बेंड्री में जा सकते हैं, ठीक है, बी फार्मिंग में वो लोग जा सकते हैं। तो जितने भी हमारे रूरल एरिया के लोग हैं वो बाकी सारी चीजें कर सकते हैं, वो अपने स्मॉल स्केल बिजनेस खोल सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम SSIs के बारे में हम पढ़ते थे ना कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं जिनको रिजर्वेशन मिलती है। तो अपने स्मॉल स्केल बिजनेस तुम खोल सकते हो, आप टूरिज्म में जा सकते हो, फिशिंग में जा सकते हो, डेयरी में जा सकते हो, फिश हैचरीज, ठीक है, बी फार्मिंग, कुछ भी आप ऐसा खोल सकते हो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर, दैट इज नॉट एग्जैक्टली एग्रीकल्चर बट इन समहाउ और द अदर दैट इज रिलेटेड टू नेचर, जिसमें बहुत ज्यादा स्किल्स नहीं चाहिए, और जो आप छोटे शहरों से, विलेजेस से, गाँव से, रूरल एरिया से भी कर सकते हो, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, इनमें से दो चीजें पूछी हैं, एक ही नंबर का क्वेश्चन है, तो कोई भी दो चीजें जो है आप इनमें से एग्जाम्पल दे सकते हो। एनिमल हस्बेंड्री आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, तो कोई भी एक से दो चीजें पूछी हैं तो दो ही चीजें आप इसमें बता। चलो नेक्स्ट वी हैव अ केस स्टडी। ये केस स्टडी हमारी है चैप्टर नंबर 7 के ऊपर, एनवायरमेंट वाले चैप्टर पे। CPCB जो है हमारे पास, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके ऊपर ये केस स्टडी है, ठीक है। तो पहली चीज तो बोली गई है, दो ऐसे प्रॉब्लम्स बताओ जिसकी वजह से CPCB को एस्टैब्लिश किया गया। तो देखो ये ना केस स्टडी मैंने पहले भी बहुत बार आपको बोला है कि 6 नंबर की केस स्टडी एक आएगी, 6 में से करीब 3 से 4 नंबर का आपको एज इट इज केस स्टडी में दे रखा होगा, आपको ढूंढ के कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो हमें पूछिए दो प्रॉब्लम्स, पहले लाइन में लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू एड्रेस 2 मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न्स, क्या क्या, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, द गवर्नमेंट हैज सेट अप द CPCB। तो हमें यही तो पूछा है कौन से दो प्रॉब्लम्स है, तो कौन से दो प्रॉब्लम्स है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इनकी वजह से CPCB को सेटअप करा गया। अगले हैं क्या क्या काम करते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारे, तो ये पूरे इसमें आपको यही बताया हुआ है कि क्या क्या काम करते हैं, जैसे कि कैरी आउट एंड स्पॉन्सर द इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च, ठीक है, ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर सीवेज और ट्रेड एफ्लुएंट, एंड इसके अलावा हर एक चीज, मतलब आपको बहुत सारे, आप जितने मर्जी चाहो तो आप जितने मर्जी फंक्शंस आप यहाँ से निकाल सकते हो। इन्वेस्टिगेट, कलेक्ट, डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वाटर एंड एयर एंड लैंड पोल्यूशन, ठीक है, प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग क्लीनलीनेस। तो ये सारे के सारे यही है कि ये बोर्ड्स क्या काम करते हैं, आप यहाँ से ढूंढ के बता सकते हो, ठीक है। अगली चीज मेरे पास आती है, इलेबोरेट एनी 2 स्ट्रेटजीज टू इंश्योर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अडॉप्टेड बाय इंडिया। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये अपनी पूरी की पूरी केस स्टडी है, तो केस स्टडी में से इसका कुछ ज्यादा खास आंसर हमें मिलेगा नहीं, तो इसका आंसर ना आप अपने आप से भी बना के लिख सकते हो कि इंडिया ने क्या किया अपने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो आप इसमें बता सकते हो कि इंडिया जो है सोलर एनर्जी की तरफ जा रहा है, इंडिया जो है विंड एनर्जी की तरफ जा रहा है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल पावर प्लांट्स इंडिया कर रहा है, इंडिया जो है यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स इंडिया कर रहा है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए इंडिया कर रहा है, इंडिया जो है CFCs का यूज कम कर रहा है, CFC का यूज बंद कर दिया गया है, हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो यूज है हमने वो बंद कर दिया है, ठीक है। ओजोन लेयर को ठीक करने के लिए हमने CFCs का यूज बिल्कुल बंद कर दिया था, क्लीनर फ्यूल्स का हम यूज कर रहे हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को हम जो है यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं कि हम जो है क्लीनर फ्यूल्स की तरफ जाएं, मिनी हाइडल पावर प्लांट्स को एस्टैब्लिश किया है हमने, ताकि हम जो है अब जो है गलत काम छोड़ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके। तो इनमें से कोई भी 2 स्ट्रैटेजीज आप बता सकते हो। देखो जब भी क्वेश्चन ने 2 पूछे तो आप 2 ही बताओ, इवन इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, ठीक है। तो आप इसमें 2 स्ट्रैटेजीज बता सकते हो कि एक आप इसमें बता सकते हो सोलर एनर्जी, कि हम सोलर पावर प्लांट्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से सन की मदद से जो है एनर्जी प्रोड्यूस करना हम चाहते हैं। दूसरी आप इसमें बता सकते हो विंड एनर्जी, कि विंड के लिए हम जो है फिर से विंड की मदद से जो है एनर्जी प्रोड्यूस करना हम चाह रहे हैं। तो कोई भी 2 पॉइंट्स आप इसमें लिख के आ सकते हो। चलो अगला मेरे पास आता है सेट नंबर 2, डैश इज अ फार्मिंग is a system that helps in restoring, maintaining, enhancing ecological balance। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इस तरीके की फार्मिंग है जहां पे हम केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, इन चीज का यूज नहीं करते, जहां पे हम खाने के साथ साथ अपने जो है फार्मिंग के साथ साथ अपने एनवायरमेंट का भी ध्यान रखते हैं। इससे क्या होता है, हमारा लैंड, हमारा सॉइल, हमारी एयर, हमारा वाटर, ये चीजें पोल्यूट नहीं होती। अलॉन्ग विद दैट हमारा जो खाना है, खाने में भी कोई केमिकल नहीं जाता, तो जो इंसान है जो ऑर्गेनिक फूड खाएंगे वो भी हेल्दी रहेंगे, उनकी बॉडी में कोई भी केमिकल, कोई भी ऐसी चीज नहीं जाएगी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ गुड थिंग, नॉट जस्ट फॉर द एनवायरमेंट बट फॉर द ह्यूमन बीइंग्स एज वेल। बट ये क्या है, थोड़ी सी ज्यादा कॉस्टली है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इसकी डिमांड जो है काफी कम है, और क्योंकि इसकी डिमांड कम है इसलिए अभी इसकी सप्लाई भी कम है, इसलिए जो है अलॉट ऑफ फार्मर्स जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि कॉस्टली भी है, ठीक है, और जो प्राइस है, प्राइस भी इसका हायर है कॉस्टली होने की वजह से, और हायर प्राइस की वजह से लोग इसका डिमांड कम करते हैं।
डिमांड कम होती है तो सप्लाई भी कम होती है, फार्मर्स जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना नहीं चाहते। अच्छा, अगली चीज मेरे पास आती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कौन से 2 सोर्सेज हैं जो यहाँ पे नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन है कि हमें लोगों की पढ़ाई पे खर्चा करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन कि लोगों को इन्फॉर्मेशन देने पे खर्चा करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कूल्स, अबाउट द जॉब्स, अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग, हमें लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इसके अलावा और क्या होता है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ होता है, ठीक है, लेकिन एक्सपेंडिचर ऑन स्कूल कुछ नहीं होता। स्कूल की जगह पे हमने यहीं पे एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बोला है। एक्सपेंडिचर ऑन टेक्नोलॉजी नहीं है, एक्सपेंडिचर ऑन नॉलेज की जगह पे एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन आ गया। माइग्रेशन है लेकिन नॉलेज नहीं है। लास्ट आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट बनता है। एक आएगा अपने पास एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, लोगों की हेल्थ पे हम खर्चा करेंगे, और एक आएगा एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, लोगों की माइग्रेशन पे खर्चा करना जरूरी है ताकि अर्बन एरिया में आ सके लोग, अर्बन एरिया में आके अच्छी फैसिलिटीज का यूज करके जो है ज्यादा इनकम कमा सके। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग एंड माइग्रेशन, ये सारी चीजें आती है हमारे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। चलो अगला हमारे पास आता है मैचिंग। तो सीमेंट शॉप ओनर क्या होगा, शॉप ओनर है तो यानी कि वो कहीं पे जाके नौकरी नहीं कर रहा, तो यानी कि वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है एक कैजुअल वेज वर्कर क्योंकि उसको रेगुलर काम नहीं मिलेगा। और सिविल इंजीनियर हमारा क्या होगा, एक रेगुलर सैलरीड वर्कर, ठीक है ना। देखो अगर आप अपना खुद का कुछ बिजनेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप वर्कर नहीं हो, आप क्या है, आपका खुद का कोई बिजनेस है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप एक बिजनेसमैन हो क्योंकि वो खुद की उसकी दुकान है, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन में जो काम कर रहे हैं वो हमारे कैजुअल वेज वर्कर है क्योंकि उनको डेली बेसिस पे काम नहीं मिलता। जब काम है तो उनको काम मिलेगा, जब काम नहीं है तो उनको काम भी नहीं मिलेगा, सैलरी भी नहीं मिलेगी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी उनको कुछ नहीं मिलेंगे। जिस दिन छुट्टी है तो छुट्टी का पैसा भी उनका कटता है, कोई मेडिकल अलाउंस कुछ भी ऐसी चीज उनको नहीं मिलती है, तो वो कैजुअल वेज वर्कर्स है। सिविल इंजीनियर ऑन द अदर हैंड एक रेगुलर सैलरीड वर्कर है क्योंकि वो एक रेगुलर जो है किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में कहीं पे जाके जॉब कर रहा होगा। रेगुलर सैलरीड वर्कर्स फॉर्मल सेक्टर में हम उनको बोलते हैं, एक चीज याद रखना, फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हम उनको बोलते हैं जो ऐसे बिजनेसेस में काम कर रहे हैं जिनके पास एटलीस्ट 10 से ज्यादा वर्कर है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें 10 से ज्यादा वर्कर्स हैं, ऐसे बिजनेस में काम करने वाले एम्प्लॉइज को हम क्या बोलते हैं कि वो एम्प्लॉइज फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक बिजनेस है जिसमें आपकी रेगुलर सैलरी तो है पर आपके जो भी बिजनेस है उसमें 10 से कम लोग हैं तो वो इनफॉर्मल सेक्टर में आता है, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर मतलब चाहे रेगुलर लोग हैं चाहे जैसे भी है, 10 से ज्यादा रेगुलर वर्कर अगर है एम्प्लॉयड तो वो फॉर्मल सेक्टर का बिजनेस है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर क्या है कि चाहे आप रेगुलर सैलरीड वर्कर हो किसी फर्म में, किसी दुकान में, किसी बिजनेस में, लेकिन अगर उनके पास लेस देन 10 है वर्कर्स, अगर उनके पास लेस देन 10 वर्कर्स हैं तो हम बोलेंगे कि वो जो बिजनेस है वो फॉर्मल सेक्टर का बिजनेस नहीं है, वो बिजनेस एक इनफॉर्मल सेक्टर का बिजनेस है, ठीक है। चलो अगला हमारे पास असर्शन रीजनिंग आता है। इन द रिसेंट पास्ट इंडियन इकोनॉमी हैज बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। ये चीज बिल्कुल ट्रू है। जॉबलेस ग्रोथ का क्या मतलब होता है, देखो कि हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, उसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी ग्रो कर रहा है, ऐसी बात नहीं कि वो ग्रो नहीं कर रहा। इन दोनों का ही जीडीपी कंट्रीब्यूशन अगर हम ओवर द ईयर्स देखें बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, बहुत ज्यादा। अगर मैं इंडिपेंडेंस के टाइम पे बात करूं तो इनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत कम था पर अब इनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, सर्विस सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का। लेकिन अभी भी इनके जीडीपी कंट्रीब्यूशन के बढ़ने के बावजूद भी इनका जो एम्प्लॉयमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है, इनका एम्प्लॉयमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। एम्प्लॉयमेंट में अभी भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, एग्रीकल्चर सेक्टर का है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जितनी भी इनकी ग्रोथ हो रही है ना, ये जो भी ग्रोथ इनकी हो रही है जीडीपी में, ये एम्प्लॉयमेंट की वजह से नहीं, ये नौकरियों की वजह से नहीं हो रही, ये सारी हो रही है टेक्नोलॉजी की वजह से। जो भी इनकी ग्रोथ हो रही है ये सारी की सारी क्यों हो रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी जब डेवलप होती है तो वहां पे जो है एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जॉबलेस ग्रोथ का क्या मतलब है कि सर्विस सेक्टर में, इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ तो हो रही है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन बढ़ रही है, वो वहां पे जो है वो लोग ज्यादा सामान बना रहे हैं, लेकिन क्या इसके साथ साथ वो लोग जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं? तो इसका आंसर है क्लियर कट नो। ग्रोथ हो रही है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, वो अपने ग्रोथ के साथ साथ कोई भी नई जॉब ज्यादा क्रिएट नहीं कर रहे, विच इज वाई जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन तो कम होता जा रहा है, क्योंकि इनका बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसमें अभी भी एम्प्लॉयड उतने ही लोग हैं जितने पहले थे। अभी भी अराउंड 60-65% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में ही है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों है, लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में नौकरियां ही नहीं है।
ठीक है, वहां पे टेक्नोलॉजी की वजह से ग्रोथ हो रही है, वहां पे नौकरियां मिल ही नहीं रही हैं लोगों को, इसी को हमने जॉबलेस ग्रोथ की सिचुएशन बोला है। तो ये बिल्कुल सच है। जॉबलेस ग्रोथ रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन एन इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट जनरेटिंग एडिशनल एम्प्लॉयमेंट। ये चीज भी बिल्कुल सच है। ठीक है, तो जॉबलेस ग्रोथ का क्या मतलब है कि हमारे जो देश में जो है क्या हो रहा है, ग्रोथ तो हो रही है, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस हो रही हैं, पर कोई भी एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है। तो दोनों चीजें सच हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोवाइड स्टिमुलस टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्या मतलब है? देखो, ये हमने पढ़ा था अपने रूरल बैंकिंग वाले चैप्टर में कि अगर आपको जो है रूरल एरिया में क्रेडिट चाहिए, पैसा चाहिए लोगों को फार्मिंग करने के लिए, तो बैंक से पैसा मिलता नहीं था। कोलेटरल की दिक्कत, हाई इंटरेस्ट की दिक्कत, डेट ट्रैप में फंसा लिया जाता था। इसके लिए क्या करते थे, जो गरीब फार्मर्स होते थे, गरीब फार्मर्स मिलके अपना खुद का सेल्फ हेल्प ग्रुप खोलते थे। इसमें क्या होता था, बहुत सारे फार्मर्स मिलके अपना एक जो है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे फार्मर्स। इनमें क्या होगा, हर एक फार्मर अपना क्या करेगा, स्मॉल इन्वेस्टमेंट करेगा। हर एक फार्मर क्या करेगा, अपना स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करेगा जितना भी उनके पास है। ये स्मॉल इन्वेस्ट अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे जब हर कोई, तो बहुत सारा अमाउंट यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, इन्हीं फार्मर्स को, इन्हीं लोगों को क्या किया जाएगा, लोन्स दिए जाएंगे एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट एनी कोलेटरल। तो इससे क्या होगा, इस ग्रुप के जितने भी फार्मर्स होंगे, इन सभी को कम रेट पे विदाउट कोलेटरल जो है लोन मिलने लग जाएगा। जब किसी को भी जरूरत होगी तो वो यहाँ से लोन ले सकता है। देखो, एक के पास, किसी के पास इतना पैसा नहीं होगा ना कि वो दूसरे को लोन दे सके, पर ऐसे जब 10, 15, 20, 50 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और सब इकट्ठे मिलकर अपना पैसा इकट्ठा करके डालेंगे, तो इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि वो ग्रुप के मेंबर्स को लोन दे पाएंगे मार्केट से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कोलेटरल भी नहीं देंगे, कोई डेट ट्रैप में भी नहीं फंसाएंगे, कोई एक्सप्लॉयटेशन हमारे फार्मर्स की नहीं होगी। तो यह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ना तो फार्मर्स डेट ट्रैप में फंसेंगे, फार्मर लोन लेंगे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, इससे फार्मर्स क्या करेंगे, अपनी फार्मिंग में कुछ ना कुछ इंप्रूव कर सकते हैं। इससे कोई ना कोई बंदा अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल सकता है, कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस खोल सकता है। इससे क्या होगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी। अगेन, लोगों की इनकम बढ़ेगी। और मैंने क्या बोला, जब भी इकोनॉमिक की बात आए तो आप इसमें लिख सकते हो कि हमारी जो देश की जो है जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, सोशल लेवल पे भी बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं, अब वो जब पैसा इकट्ठा करेंगे, पैसा लोन पे लेंगे, कुछ काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी। इससे क्या होगा, इक्वालिटी आएगी, अमीर गरीब के बीच का जो फासला है वो कम हो, ठीक है ना, इक्वालिटी आएगी, इन रीजनल बैलेंस होगा, रीजनल डेवलपमेंट होगी। तो इससे जो है सोशल एरिया के जो गरीब, रूरल एरिया के जो गरीब लोग हैं, उनकी भी अपलिफ्टमेंट हो पाएगी, अगर हम जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट जो है लेकर के आते हैं। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है काफी अच्छे से चलता है, काफी टाइम से चलता आ रहा है हमारे रूरल एरियाज में। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है, सारे फार्मर्स अपना पैसा इकट्ठा करते हैं। इसकी वजह से अच्छा क्या हो रहा है, इसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ होती है, इकोनॉमिकली इंप्रूवमेंट होती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, इक्वालिटी आती है। एक जो है हमें क्या हम कह सकते हैं कि रीजनल रूरल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है, रीजनली बैलेंस्ड डेवलपमेंट हमें इसकी वजह से देखने को मिलती है। चलो, अगली चीज में पास आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन वेरियस मेजर्स टू अलाइन द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम विद द ग्रोइंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द रूरल एरिया। क्या बोला गया है कि हमारे देश की जो सरकार है उसने बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे मेजर्स उसने लिए हैं ताकि वो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को अलाइन कर सके विद द ग्रोइंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द रूरल एरिया। बेसिकली कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए हमारे देश की सरकार ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। कोई भी 2 वैलिड रीजन हमें यहाँ पे साथ में देने हैं। तो देखो, गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यस आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। व्हाई डू आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? सबसे पहली चीज तो आप लिख के आओगे इसमें कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है। रूरल एरिया में एग्रीकल्चर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफी ज्यादा इंप्रूव किया है, जैसे कि रोड्स को, रेलवेज को, ठीक है, वाटर को, वाटर इरिगेशन को, फर्टिलाइजर्स वगैरह को, हर चीज का जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है ताकि जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम है वो अच्छे से चल सके। दूसरी चीज जो है, गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बिठाया है जिससे कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, सप्लायर्स, हर कोई अच्छे से काम कर सके। एक बहुत ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में काम हो सके
ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में सारे का सारा काम हो सके, इस चीज के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर के आई है, ताकि कहीं भी कोई फ्रॉड का जो है चांस ना हो, कहीं भी कोई गलती का चांस ना हो कि कोई जो है एक्सप्लॉइट करे हमारे फार्मर्स को, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट बहुत सारे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आई है, जिसकी मदद से गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है कि एक ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में सारे का सारा काम होना चाहिए रूरल एरियाज का। प्लस गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो भी एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, रोड्स, रेलवे, ठीक है, हमारा इरिगेशन फैसिलिटीज, इन सब पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, ताकि अगेन जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी मदद हो सके। तो आप ये 2 पॉइंट्स इसमें लिखकर आने वाले हो। चलो अगला क्वेश्चन है कि हमें जो है ये क्या दिख रहा है इस फोटो में। तो फोटो से हमें क्या समझ आ रहा है, देखो कि बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, इन सभी फैक्ट्रीज की वजह से क्या हो रहा है, देखो हवा में धुआं छोड़ा जा रहा है, ठीक है। इफ यू लुक क्लोजली एट दिस पिक्चर, हमें क्या समझ आ रहा है, देखो यहाँ पे हर जगह हवा में हमें क्या समझ आ रहा है कि ये सारी जो फैक्ट्रीज हैं ये क्या कर रही हैं, हवा में धुआं छोड़ रही हैं, यानी कि ये सारी फैक्ट्रीज क्या कर रही हैं, हमारी प्यारी सी एयर को पल्यूट कर रही हैं। तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन हमें इसमें बताया गया है और बोला गया कि एयर पोल्यूशन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी आप बताओगे कि हम जो है क्लीनर फ्यूल्स का यूज करें, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, इन सब चीजों का हम यूज करें, हम जो है फैक्ट्रीज के ऊपर कुछ ना कुछ बैन्स लगाएं, फैक्ट्रीज को रोके कि आप जो है पहले जो है प्योरीफाई करो, तभी जो है हवा में आप जो है गैसेस छोड़ो, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, कुछ ना कुछ प्योरीफायर्स हम लगाएं, बट हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि हम एयर पोल्यूशन को रोक सके, ठीक है। चलो, अनीता इज वर्किंग इन इज अ रेगुलर वर्कर इन अ प्राइवेट Amita is a regular worker in a private firm that employs 12 hired workers। तो क्या वो फॉर्मल सेक्टर है या इनफॉर्मल सेक्टर है? मैंने अभी आपको समझाया था, अगर 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं आपकी कंपनी में तो आप फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हो, वरना आप इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हो, ठीक है। तो क्या वो फॉर्मल सेक्टर है? यस, वो फॉर्मल सेक्टर है। क्यों है वो फॉर्मल सेक्टर? क्योंकि वो 10 से ज्यादा लोग जो है वो उसकी कंपनी में काम कर रहे हैं। स्टेट एनी 2 सोर्सेज ऑफ डेटा ऑन द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सबसे पहला तो जो सोर्स आप बता के आओगे दैट इज अवर सेंसस, कि हमारा जो हर 10 साल बाद जो सेंसस होता है जिसमें हमारी पॉपुलेशन काउंट होती है, उसमें हमें अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा मिलता है। दूसरा हमारे पास है नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, एनएसएस, वो भी हमें डेटा बताती है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। इलेबोरेट द नीड टू प्रमोट वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, इसकी बात हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, हम दोबारा इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखो आगे हमें क्या बोला गया, द पार्टिसिपेशन रेट ऑफ पीपल इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, The participation rate of people in economic activity in rural area is more than that in urban area। ऐसा क्यों है? तो हमें ये देखने को मिलता है कंपैरेटिवली अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट कम होती है, अर्बन एरिया में कम लोग काम कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। रूरल एरिया में ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। पहली चीज तो पहला इसका ऑब्वियस रीजन है कि अर्बन एरिया में ना इनकम जो है वो हायर है। तो अर्बन एरिया में क्या होता है कि किसी एक के इनकम से भी घर चल जाता है, हस्बैंड और वाइफ में से कोई एक भी काम कर रहे हैं तो घर चल जाएगा। पर रूरल एरिया में जो इनकम है वो काफी लोअर होती है, ठीक है, विच इज वाई हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ता है घर चलाने के लिए, बच्चों की फीस भरने के लिए। दूसरी चीज, अर्बन एरिया के लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो अपनी हायर एजुकेशन कर सकते हैं, उनको कोई जरूरी नहीं है कि तुम जैसे ही थोड़े से भी बड़े हुए तुम्हें काम करना पड़ेगा, नहीं, वो कई कई साल तक जो है 20-25 साल की उम्र तक जो है 28-30 साल की उम्र तक कई बार लोग पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमें और हायर एजुकेशन चाहिए, हमें PhD चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, दे कैन हैव द ऑप्शन कि हम बाद में काम कर सकते हैं। पर रूरल एरिया के लोगों के पास ना तो कोई अपॉर्चुनिटी है, ना तो कुछ उनको एजुकेशन वगैरह मिल सकती है, ना तो वो कोई ऐसा है कि पहले हम स्किल सीखेंगे फिर काम करेंगे, नहीं। तो विच इज वाई रूरल एरिया के लोग बहुत अर्ली एज में ही काम में लग जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं होती, कोई हायर एजुकेशन नहीं, कोई स्किल एक्वायरमेंट नहीं, कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो ये लोग बोलते हैं कि हम बहुत अर्ली एज से जो है अपने फार्मिंग में ही लग जाते हैं, एंड बहुत अर्ली स्टेज से जो है बच्चे जो है अपने फार्म पे अपने फादर के साथ जाने लग जाते हैं, एग्रीकल्चर करने लग जाते हैं। तो दैट इज वाई रूरल एरिया में क्योंकि इनकम इतनी कम है तो ज्यादा लोग काम करते हैं, ताकि ज्यादा लोग काम करके घर चलाने जितना पैसा पूरा कर सके। डिफाइन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, स्टेट द इंप्लीकेशन ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। तो देखो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इसकी हम बात पहले कर चुके थे कि इसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ज्यादातर ये हमें जो एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है कि अगर 10 लोग काम कर रहे हैं बट जरूरत सिर्फ 8 लोगों की है, नीड सिर्फ 8 लोगों की है, बट काम कितने लोग कर रहे हैं, उसमें एम्प्लॉयड कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कितने लोग हैं, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कितने लोग हैं, 2 लोग हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। कि अगर वो
2 लोग नहीं भी होंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ 8 लोगों की जरूरत है। ये जो 10 लोग हैं, ये बाकी के जो 2 लोग हैं, ये क्यों काम कर रहे हैं? बिकॉज दे हैव नो अदर ऑप्शन। ये जो बाकी के लोग हैं वो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि दे हैव नो अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये सोचते हैं कहीं और क्यों जाना, अपने ही फार्म पे काम कर लेते हैं। लेकिन इनके होने की वजह से हमारे देश के आउटपुट यानी कि हमारे देश की जीडीपी पे, हमारे देश के एम्प्लॉयमेंट पे लिटरली कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। देयर विल बी नो इम्पैक्ट। ना तो आउटपुट में कुछ भी बढ़ावा होगा, ना तो एम्प्लॉयमेंट में कुछ भी बढ़ावा होगा। ठीक है, तो आउटपुट एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट में कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा इन लोगों के होने की वजह से, क्योंकि ये जो लोग हैं हमें दिखते हैं कि ये एम्प्लॉयड है, बट एक्चुअल में ये एम्प्लॉयड नहीं है। एक्चुअल में ये छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट है। सो देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन आउटपुट, ऑन एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ द पीपल हु आर डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड इन एन इकोनॉमी। ठीक है, चल, there exists positive correlation between human capital formation and economic growth of a nation। 4 नंबर में हमें स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप सोचो कि आप क्या लिखोगे, फिर मेरा आंसर सुनना। 2 मिनट पॉज करो और अपने पॉइंट्स बनाओ अपने दिमाग में कि आप क्या क्या लिख सकते हो, देन लिसन टू मी। ठीक है, देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, सिर्फ बच्चे पैराग्राफ बना के आते हैं, पर एक अच्छा बच्चा पैराग्राफ नहीं बनाएगा, पॉइंटर्स में लिख के आएगा। हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करेंगे। हमें पता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, माइग्रेशन, नॉलेज, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो अपनी होती है, एंड ट्रेनिंग। हम इनके ऊपर अगर खर्चा करेंगे तो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ना इन्हीं के बेसिस पे पॉइंट्स बना सकती हूँ। जैसे कि पहले मैं स्टार्ट करूंगी, यस आई एग्री दैट देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका ये मतलब है, पॉजिटिव कोरिलेशन का ये मतलब है कि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगी तो हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी ज्यादा होगी। यही मतलब हुआ कि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज्यादा होगी। तो आप इसमें क्या लिखोगे? सबसे पहली चीज कि अगर लोग एजुकेटेड होंगे, अगर हम लोगों के एजुकेशन पे खर्चा करेंगे तो लोग एजुकेटेड होंगे तो वो ज्यादा स्किल्स सीख लेंगे। ठीक है, तो फिर वो ज्यादा एक हायर जो है इनकम ले पाएंगे। ठीक है, वो एक बेटर जॉब ले पाएंगे। ठीक है, वो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उनके पास होंगी। ठीक है, वो ज्यादा अच्छी कंपनीज में काम कर पाएंगे अगर वो एजुकेटेड हैं। ठीक है, अब उनकी जो है बेटर काम वो पहले से कर पाएंगे अगर लोग एजुकेटेड है एज कम्पेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन। एक एजुकेटेड पर्सन कंपैरेटिवली काफी ज्यादा काम करेगा, काफी लॉन्ग टर्म तक काम करेगा, उसका जो है काफी ज्यादा माइंडसेट पहले से अच्छा होगा और वो ज्यादा काम करेगा, तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है कंट्रीब्यूट करेगा। दूसरा पॉइंट आप इसमें बना सकते हो कि आप एक्सपेंडिचर करोगे लोगों की हेल्थ पे। अब अगर एक हेल्दी पर्सन है तो वो एक जो है हमारे लिए एसेट है, देश के लिए लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर वो हेल्दी है तो वो लंबी उम्र तक काम कर सकता है, छोटी उम्र से काम करने लग जाएगा, ज्यादा लंबी उम्र तक काम करेगा, उसकी दवाइयों पे इन सब चीजों पे खर्चा कम होगा और वो छुट्टियां कम लेगा, वो कम टाइम जो है वेस्ट करेगा और ज्यादा टाइम वो काम करेगा। अगर एक हेल्दी पर्सन है, एक अनहेल्दी पर्सन छुट्टी भी लेगा, बहुत जल्दी रिटायर हो जाएगा, बहुत जल्दी काम छोड़ देगा, उसको मे बी बहुत अर्ली एज पे भी काम छोड़ना पड़ सकता है। अगर एक अनहेल्दी है तो वो काम नहीं करेगा, हेल्दी है तो वो लॉन्ग टाइम तक काम करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ में हिस्सेदारी करेगा। अगर हम लोगों के ट्रेनिंग पे खर्चा करें तो इफेक्टिवनेस आएगी, एफिशिएंसी आएगी, ये तो मैं बता चुकी हूँ। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है जीडीपी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बनेगा हमारा देश। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोगों की इंफॉर्मेशन पे खर्चा करें तो हम लोगों को ज्यादा नॉलेज देंगे, ज्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे, लोग ज्यादा जो है मोटिवेट होंगे काम करने के लिए। अगर हम माइग्रेशन पे खर्चा करेंगे तो रूरल एरिया के लोग माइग्रेट करके अर्बन एरिया में आएंगे और अर्बन एरियाज हमारे डेवलप होंगे। अर्बन एरिया में इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर हमारे डेवलप होगा, वहां पर जो है और ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस खोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे काम करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ अल्टीमेटली मेरी होगी। तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज, इस तरीके के क्वेश्चन में पता है कि 5 फैक्टर्स होते हैं जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हम पढ़ते हैं, इन्हीं के बारे में आप लिख दो। बस इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में लिखना है तो आप साथ साथ क्या लिखो, आप साथ साथ कुछ ना कुछ जीडीपी के बारे में बताओ कि जीडीपी बढ़ेगी, इन रीजंस की वजह से लोगों की इनकम बढ़ेगी। ठीक है, हमारी आप बोल सकते हो इंडिया विल बिकम अ फेवरेबल आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चीजें जो है आप इसमें बता के आओगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये अल्टीमेटली आप कंक्लूजन देके आओगे इन पांचों के पांचों पॉइंट्स का कि जो भी चीजें ये हो रही हैं इनकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जीडीपी, नेशनल इनकम, आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बनेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, ये सारी चीजों में इंप्रूवमेंट होगी। विच इज वाई अल्टीमेटली हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। चलो, अगला हमारे पास आता है फिर से एक एमसीक्यू
मिनी हाइडल प्लांट्स आर गुड फॉर द एनवायरमेंट बिकॉज मिनी हाइडल प्लांट्स हमारे लिए अच्छे क्यों हैं, ठीक है। सो दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ओनली फॉर द लोकल एरिया, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, अच्छी बात है। दे डू नॉट चेंज द लैंड यूज पैटर्न, ये भी अच्छी बात है, वो हमारे लैंड यूज पैटर्न को चेंज नहीं करते। दे रिलाई ऑन द पेरेनियल स्ट्रीम, पेरेनियल मतलब ऐसे स्ट्रीम जो पूरा साल जिनमें पानी रहता है, जो सूखती नहीं है पूरे साल, तो उनके उन्हीं पेरेनियल स्ट्रीम्स में ही हम मिनी हाइडल पावर प्लांट्स को लगाते हैं। तो ये तीनों ही एक पॉजिटिव पॉइंट है मिनी हाइडल प्लांट्स के लिए, तो हमारा आंसर होगा 1, 2 and 3, all the 3 options। चलो, स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इज नॉट एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज डैश इन इंडिया। स्किल इंडिया के अंडर गवर्नमेंट क्या नहीं करना चाहती, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो करना चाहती है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट करना चाहती है, जीडीपी को बढ़ाना चाहती है, इनएडिक्वेट स्प्रेड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि वोकेशनल एजुकेशन इनएडिक्वेट स्प्रेड हो, ये नहीं चाहेगी ना गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू डू दिस, ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्कर्स हु आर ऑन द परमानेंट पेरोल ऑफ देयर एम्प्लॉइज आर कॉल्ड, जो परमानेंट है वो क्या होते हैं, हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होंगे, क्योंकि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो तो अपना खुद का काम कर रहे हैं, वो वर्कर नहीं है। कैजुअल भी नहीं होते, क्योंकि कैजुअल जो है वो जो परमानेंट पेरोल पे नहीं होते। कैजुअल वर्कर्स ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं, कभी आ गए जब पैसों की जरूरत है, जब काम की जरूरत है तो उनको हमने रख लिया, जब काम की जरूरत है तो हमने उनको नहीं रखा, ठीक है। रेगुलर वर्कर्स हमारा इसमें आंसर आएगा, क्योंकि ये क्या है, परमानेंट पेरोल पे, तो परमानेंट मतलब जो रेगुलर है, ठीक है। हायर्ड वाला जो है हायर्ड नहीं आएगा, क्योंकि हायर्ड के अंदर ही 2 कैटेगरीज आती है, कैजुअल वेज वर्कर्स एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज, ठीक है। तो हायर्ड का मतलब होता है कि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो हमने हायर करे हैं, हम उनको वेजेस और सैलरीज पे कर रहे हैं, लेकिन जो हायर्ड है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो रेगुलर होंगे या कैजुअल होंगे, ठीक है। हमें पूछा जो परमानेंट है, परमानेंट वाले कौन से होंगे, जो रेगुलर होते हैं, ठीक है। जॉबलेस ग्रोथ लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज, जॉबलेस ग्रोथ की वजह से क्या होता है, बिकॉज द ग्रोथ इज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ग्रोथ टेक्नोलॉजी की वजह से हो रही है, जॉब्स क्रिएट हो नहीं रही है, तो इसलिए हमने इस जॉब को, इस ग्रोथ को क्या नाम दिए, हमने इसको नाम दे दिया जॉबलेस ग्रोथ। चलो, प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स रेदर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप, क्या हम इसको बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। हम एक क्रॉप की जगह पे बहुत सारे अलग अलग जो है तरीके की क्रॉप्स उगा रहे हैं, हम इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बोलेंगे। चलो आगे, ये हमें देखने को मिल रहा है कि क्या हो रहा है। एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, जो पेड़ यहाँ पे कटे हुए हैं, मे बी फोटो शायद थोड़ी सी हमें कम समझ आ रही है, बट यहाँ पे हो क्या रहा है, हमें देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं पीछे। इन सभी पेड़ों में से कुछ एक पेड़ है जो यहाँ पे काट के रखे हुए हैं, ये हमारे पास पेड़ है जो काटा जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट को हार्म हो रहा है, ठीक है। इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ द करंट एनवायरमेंटल चेंजेस, तो आपको यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन के बारे में बता के आना है, कैसे डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है, क्या क्या चीजें हो रही है, वो सारी चीजें आप डिफॉरेस्टेशन के बारे में बता के आओगे। 3 नंबर का है, 3 नंबर में बहुत ज्यादा तो नहीं बताना, पर एटलीस्ट आप ट्राई करोगे 8-10 लाइन्स तो एटलीस्ट लिख कर आओगे, ऐसा नहीं कि 2 से 3 लाइन में लिख के आ गए ये डिफॉरेस्टेशन है और खत्म, नहीं, एटलीस्ट 8 से 10 लाइन, एटलीस्ट हाफ अ पेज आप एक्सप्लेन करके आओ, विद पॉइंट्स एक्सप्लेन करके आओ तो और भी अच्छा, उसका नेगेटिव इंपैक्ट बता के आओ तो और भी अच्छा, कि इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है। पर सबसे पहले जो आपको नंबर मिलेगा, आपको इसमें वो नंबर मिलेंगे इस चीज के कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये डिफॉरेस्टेशन है, और वो आइडेंटिफाई करके उसके थोड़े से हार्मफुल इंपैक्ट्स लिख के आ जाओ, तो आपका जो है काम इसमें चल जाएगा। अराउंड 8 से 10 लाइंस में आप आंसर बना के आ सकते हो, ठीक है। चलो इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। हमने चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7 के पीवाईक्यूज करे, कल की वीडियो में हम लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 8 के पीवाईक्यूज, जिसके बाद हमारी ये पूरी की पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपका बिजनेस स्टडीज के स्पेसिफिकली पेपर के लिए हमारी आने वाली है बिजनेस स्टडीज की मैराथन, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, पूरी की पूरी वीडियो सीरीज को आप फॉलो कर लो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज बताओ, और हम मिलते हैं रात को 8 बजे अकाउंट्स की वीडियो के साथ।